मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो पहली अपेक्षा परिवारों की ये रहती है कि कहीं न कहीं बेटा जो है रोजगार में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में काम चालू किया, लेकिन अंतिम रूप से लक्ष्य यही था कि सिविल सेवाओं की तैयारी करनी है। न हो अलग बात है, लेकिन अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से एक बार करना है। और पहला प्रयास था तो थोड़ी कहीं न कहीं मार्गदर्शन की कमी से साक्षात्कार तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हुआ। दूसरे प्रयास में प्री क्लियर नहीं हुआ। तीसरे प्रयास में पूरे स्टेट में 7वीं रैंक पर हुआ। अभी तक पहला RS हूँ जी, उस तहसील या उस क्षेत्र से जहाँ से मैं को मजबूत करने के बाद ही नोट्स को पढ़ा कोचिंग के। जी सर, गाइड्स की ओर मैं नहीं गया। बुला के सचिव पता कर ले कि क्या राशन मिल रहा है। नहीं, काम करा रहा था, दिख नहीं रहा ना, तुम्हें पता ही नहीं है। ऑपरेटर से पूछ के बता रहे हो। CO की VCS नमस्कार दोस्तों, नवोदय स्टार्स के YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपेंद्र सिंह राठौर जी, जो कि वर्तमान में जिला परिषद CEO के तौर पर डूंगरपुर में कार्यरत हैं और वो 2011 बैच के RS अधिकारी हैं। आज सर से हम उनका अनुभव जानेंगे और उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, उनकी क्या बुक लिस्ट थी, उनके रिसोर्सेज क्या थे, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की। तो सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो गांव में ही हुई है। मैं कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा के पास में एक छोटा सा गांव है लोहारिया, वहां का रहने वाला हूं। शुरू की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए हम कुशलगढ़ में एक निजी विद्यालय विद्या निकेतन में पढ़े और उसके बाद गुरुजनों ने थोड़ा गाइड किया कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आप दीजिए। उस वक्त नवोदय विद्यालय में प्रवेश को काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता था आगे बढ़ने के लिए करियर में। तो हमने दिया और देने के बाद चयन हो गया। तो उसके बाद 6ठी से जवाहर नवोदय विद्यालय बुड़वा को ज्वाइन किया जी। और 3 साल तक मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बुड़वा में अध्ययन किया और 9वीं और 10वीं 2 साल नवोदय विद्यालय में जो माइग्रेशन की परंपरा है उसके तहत हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर गए, गुजरात। जी सर, 2 साल हमने वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद 2 साल मैंने तीसरे नवोदय में पढ़ाई की, जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा, जिला डूंगरपुर। जी सर, इस पर मैंने 3 नवोदय में अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाने के लिए प्रेरणा कहां से मिली? सिविल सर्विसेज में जाने की प्रेरणा मुख्य रूप से तो मैं कहना चाहूंगा कि नवोदय के जो शिक्षक थे उनसे ही मिली है। मूल प्रेरणा के स्रोत वही है, क्योंकि जब जो शिक्षक हमें पढ़ाते थे वो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्यों से थे और उसमें से कई ऐसे गुरुजन थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुके थे पूर्व में या उस वक्त कर रहे थे जी। और उसमें से बाद में 1-2 गुरुजन जो है सिविल सर्विसेज में तो नहीं, लेकिन अन्य विभिन्न सेवाओं में जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह में उनका चयन हो गया और वो हमें बाद में छोड़कर चले गए जी। तो उन लोगों को जब हमने देखा और उनकी जो बातें सुनी तो उससे एक मन में एक मोटिवेशन मिला कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए जी सर। तो ये पहली जो प्रेरणा थी वो नवोदय विद्यालय के गुरुजन ही थे। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका कौन से अटेम्प्ट में सिविल सेवा में चयन हुआ था सर? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन तो 2001 में पूरा हो गया था, जो मैंने सरकारी महाविद्यालय से ही किया था। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट मेरा सरकारी महाविद्यालय से इंग्लिश लिटरेचर में पूरा किया जी। कि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो पहली अपेक्षा परिवारों की ये रहती है कि कहीं ना कहीं बेटा जो है रोजगार में लग जाए जी सर जी। तो हमने पहला प्रयास यही किया कि रोजगार के लिए जाएं, तो सबसे पहले तो B.Ed किया जी। और B.Ed करके शिक्षक भर्ती की जो पहली बार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई उसमें चयन हुआ जी सर। और तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में काम चालू किया, लेकिन मन में तो अंतिम रूप से लक्ष्य यही था कि सिविल सेवाओं की तैयारी करनी है और पूरा प्रयास करना है उसमें जाने का जी सर। चाहे चयन हो न हो अलग बात है, लेकिन अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से एक बार करना है जी। तो सबसे पहले मैंने 2006 से इसकी शुरुआत की जी, जब मैं स्कूली व्याख्याता बन गया था उसके बाद जी सर। तो पहले प्रयास में मैंने घर पे रहकर ही अध्ययन किया, नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह मैं जयपुर से दिल्ली से लेके आया, लेकिन चूंकि अनुभव नहीं था और पहला प्रयास था तो थोड़ी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी से साक्षात्कार तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हुआ जी। उसके बाद दोबारा प्रयास किया
तो दूसरे प्रयास में कुछ विषयों के चयन को लेके कुछ गलतफहमी हो गई, गफलत हो गई, उसमें प्री क्लियर नहीं हुआ जी। और तीसरे प्रयास में चूंकि अब 2-3 साल हो चुके थे प्रयास करते हुए, तो अब हमें ये पता था कि कमियां कहाँ हैं जी। तो सारी कमियों को एड्रेस करने के बाद अंतिम प्रयास किया और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की जी। हालांकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली जी। पर मैंने कुछ कोचिंग संस्थानों के नोट्स और जो अच्छी किताबें हैं अच्छे लेखकों की उनका उपयोग करते हुए उनको पढ़ा और पूरे लगन से तैयारी करते हुए परीक्षा को दिया और उसमें मेरा चयन जो है पूरे स्टेट में 7वीं रैंक पर हुआ। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि जब आपका सिलेक्शन पहली बार आरएएस में हुआ था तो उस समय आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था सर? घर वालों को तो पता ही था कि पिछले 3-4 साल से प्रयास कर रहा है ये जी। बनने का, लेकिन ग्रामीण परिवेश में निश्चित रूप से ये तो खुशी की बात होती है माता पिता के लिए कि उनका बेटा प्रशासनिक सेवा में गया है जी। लेकिन चूंकि परिवार में कोई प्रशासनिक सेवा में पहले था नहीं जी। तो उन्हें खुशी इस बात की हुई कि बच्चे ने कोई जो हासिल किया उससे वो दूसरे लोगों का मदद भी कर पाएगा और उस सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा है उस वो बढ़ेगी। जी सर। तो निश्चित रूप से बहुत खुशी हुई माता पिता को जी सर। और परिवार के सभी लोगों को खुशी हुई और गांव में भी काफी खुशी का माहौल था कि अभी तक पहला आरएस हूँ जी उस तहसील या उस क्षेत्र से जहाँ से मैं आता हूँ। हमें बताया कि कोचिंग आपने कहीं पे नहीं ली, तो आपने कौन सी बुक लिस्ट थी, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, किस रिसोर्सेज का आपने उपयोग किया, उनके बारे में सर बता सके दर्शक। बुक लिस्ट की तो जहाँ तक बात है तो बुक लिस्ट आजकल चूंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स पढ़ते हैं जी। और आजकल यूट्यूब वगैरह पे भी काफी इंटरव्यूज वगैरह अवेलेबल हैं जो टॉपर्स हैं उनके जी। तो हम लोग जब उनको पढ़ते हैं तो एक बृहद स्तर पे एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी बुक्स जो हैं जिनको अच्छी बुक्स कहा जाता है, जो कौन से राइटर हैं जिनकी बुक्स को एक मान्यता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। जी सर। तो मेरा सुझाव तो यही होगा कि आजकल बाजार में गाइड का बहुत चलन हो गया है तो अभ्यर्थी जो है वो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में गाइड पढ़ने लगता है जी। लेकिन मैंने वो तरीका नहीं अपनाया। मैंने पहले बेसिक जो बुक्स थी या मूल किताबें जिसको कहते हैं जहाँ से वो सारा ज्ञान निकलता है जो लिखी उनको पढ़ के और उसके बाद अपने बेसिक को मजबूत करने के बाद ही नोट्स को पढ़ा कोचिंग के। जी सर। गाइड्स की ओर मैं नहीं गया क्योंकि गाइड्स भी अल्टीमेटली नोट्स ही हैं जो उन बुक्स से बनाए गए हैं जो ओरिजिनल राइटर्स ने लिखी है। इससे बेहतर रहेगा हम ओरिजिनल राइटर को पढ़ें तो ज्यादा अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्योंकि आप जब गाइड को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक प्रश्नों को याद करने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे जो अवधारणा है उसको समझ नहीं पाते। और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं या आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है उसका टेस्ट होता है। अभी आरएस के इंटरव्यू जाने वाले हैं सर, कुछ बच्चों को ये जिज्ञासा है कि आरएस के इंटरव्यू में कैसे जाके बैठूंगा, मैं तो पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, उनके लिए कुछ अगर मोटिवेशन आप देना चाहें सर। इंटरव्यू की तैयारी एक दिन या एक महीने में नहीं हो सकती। इंटरव्यू आपकी पूरी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है और पर्सनैलिटी आपकी आपके जीवन के जो अनुभव है, जो आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या जो आपने एजुकेशन लिया उसका एक सार है जी। तो पहली चीज तो है व्यक्ति को खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। बोर्ड आपसे जब अपेक्षा करता है तो वो आपसे सिर्फ नॉलेज की अपेक्षा नहीं करता है, आपसे ईमानदारी की और स्पष्टता की अपेक्षा करता है कि जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में आप क्लियर हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप अपनी बातों के प्रति जो है वो थोड़े तटस्थ हैं, दृढ़ हैं। जी सर। तो जहाँ तक नॉलेज की बात है तो जब आरएस का मेंस आपने क्लियर कर लिया या आपने इतनी किताबें पढ़ी है तो नॉलेज तो वैसे भी उन सभी परीक्षार्थियों में है जो वहाँ इंटरव्यू तक पहुंचे। जी सर। लेकिन उस नॉलेज को आप प्रेजेंट वहाँ मुंह से कैसे करते हो जी सर। या क्या बात आप कर पाते हो। मैंने वैसे इंटरव्यू के लिए कोचिंग नहीं ली, मॉक इंटरव्यूज भी मैंने नहीं दिए। जी सर। इसका रीजन मैं सोचता हूँ कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है जी सर और आप शांति के साथ जवाब दे सकते हैं तो आपको कोई बनावटीपन की जरूरत नहीं है। सर कभी आपकी तैयारी के दौरान आपके साथ डिमोटिवेशन आया और आप आया तो उसको आपने कैसे मैनेज किया सर? डीमोटिवेशन तो मुझे वैसे कभी नहीं आया क्योंकि मोटिवेशन अगर आपका अंदर से है तो आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते। अगर बाहर से किसी को देख के आप कुछ कर रहे हो जी सर तो फिर आप डीमोटिवेट करना है तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे परिस्थितियों से जी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई लक्ष्य है जी एक वक्त में एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जी। जैसे जब मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की तब मैंने आरएएस की तैयारी नहीं करके मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है उसको ईमानदारी से की जी सर। उसके बाद जब मुझे शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी थी तो मैंने सिर्फ वही काम किया, शिक्षक भर्ती की तैयारी। मैंने तब आरएएस की किताबों की तरफ नहीं देखा जी सर। जब मैं शिक्षक बन गया उसके बाद मैंने अगला कदम उठाया जी। तो आजकल परीक्षार्थी ज्यादातर ये कर रहे हैं कि अगर साल भर में 10 परीक्षाओं के आवेदन निकल रहे हैं तो 10 आवेदन करते हैं जी। और कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उसमें भटकाव बहुत होता है जी सर। तो पहली चीज
चीज ये है कि लक्ष्य आप निर्धारित करें, एक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके बाद बड़ा लक्ष्य करें, उसके बाद बड़ा लक्ष्य करें, तो ही आप सफल हो पाएंगे और डिमोटिवेशन आपको नहीं होगा। सर, हर बच्चे की कुछ हॉबीज होती हैं, आपकी हॉबीज कौन कौन सी थी और अपनी तैयारी के दौरान अपनी हॉबीज के साथ किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा सर? हॉबीज को लेके वैसे तो पढ़ाई के दौरान तो नॉर्मल डेज में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जी। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है या देखने का शौक है, स्पोर्ट्स तो बिल्कुल देखते थे उसको जी। मूवीज देखने का शौक है, उसको भी पूरा किया जी। क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और आप कंटिन्यूअसली रेगुलरली अपना जो है वो रूटीन को फॉलो कर रहे हो पढ़ाई के, तो फिर अगर आप ब्रेक लेते हो कभी एक दिन का या आधे दिन का, तो उससे आपकी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होता और उसमें आप अपनी हॉबी को भी कंटिन्यू रख सकते हो। नो डाउट जब लास्ट स्टेज पे जब आप एग्जाम के आते हो, मेंस के 2-3 महीने 4 महीने हैं, या तब आपको पूरा फोकस्ड होना पड़ता है सब कुछ छोड़ के। उस दौरान जरूर थोड़ा बहुत अपने को अपनी हॉबीज या अपने जो सोशल दायरे को छोटा करना पड़ता है जी सर। और खासकर सोशल मीडिया वगैरह मोबाइल से भी थोड़ा दूरी बनाने की जरूरत आज के जमाने में है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का आपको प्रशासक बनाने तक कहां तक योगदान मानते हैं? कि पहला योगदान तो यही है कि जो फर्स्ट मोटिवेशन जो मिला हमें वो हमारे गुरुजनों से ही मिला प्रशासनिक सेवाओं में जाने का। जी सर। क्योंकि गुरुजन खुद तैयारी कर रहे थे और कई ऐसे थे जो इंटरव्यू तक पहुंचे नहीं बन पाए, फिर शिक्षक के प्रोफेशन में थे, वो हमें बताया करते थे वो कैसे तैयारी करते थे। दूसरा, कई बार प्रशासनिक अधिकारी नवोदय विद्यालय में आते थे, उनसे इंटरेक्शन होता था किसी गोष्ठी में, मीटिंग्स में या कोई सम्मेलन कार्यक्रम में, तो उनको देख के मोटिवेशन होता था। तीसरा है कि नवोदय विद्यालय जो ऐसी जगह है जहाँ पे सभी समाज के, धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। जी सर। तो वहाँ जो आपका सामाजिक दायरा बनता है वो एक बहुत व्यापक होता है, तो उससे आपकी सोच भी व्यापक होती है और आप सभी लोगों को समान दृष्टि से ट्रीट कर सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, वैसा आपके मन में भावना रहती है। प्रशासनिक सेवा में आ गए, उसके बाद शुरुआती दौर में आपको मैनेज करने में कौन कौन से चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? प्रशासनिक सेवा में आपको रोज नए निर्णय लेने पड़ते हैं और उस निर्णय का जो है प्रभाव बहुत सारे लोगों के जीवन पे पड़ता है। आप कई लोगों का नुकसान भी कर सकते हो अगर आपने गलत निर्णय ले लिया, तो कई लोगों का आपके निर्णय से फायदा भी होता है। जी सर। तो प्रशासनिक सेवाओं में चुनौती के रूप में तो यही है कि आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जी। हर व्यक्ति से आपको अलग तरीके से व्यवहार करना है, डील करना है। जी सर। और रोज नई नई चीजें आपके सामने आएगी, तो आपको निर्णय भी रोज नया निर्णय लेना है और रोज नई चुनौती आपके सामने रहेगी। तो शुरुआत में परेशानी आती है, लेकिन चूंकि प्रशासनिक सेवा का सेटअप ऐसा है कि आपको सरकार ने पद दिया है, उसके साथ अधिकार भी दिए हैं जी। और साथ में आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको गाइड करते हैं। तो व्यक्ति अगर मेहनत करने को इच्छुक है और सीखने की उसमें ललक है, भेदभाव में यकीन नहीं करता है, उसकी दृष्टिकोण व्यापक है, तो मुझे लगता है कोई बड़ी चुनौती नहीं है कि वो एक सफल प्रशासक के रूप में काम कर सके। और मैं इस बारे में बात करूंगा कि हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ भी होती है और आपकी चूंकि 24/7 की जॉब है सर, तो एक प्रशासनिक सेवा के बावजूद भी आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इनमें दोनों में किस तरह से कॉम्बिनेशन बिठाते हैं? 24/7 इंटू लाइफ है, लेकिन अगर आपका समय का प्रबंधन अच्छा है और आपके जो प्राथमिकता है वो स्पष्ट है जी। और रोज का आपका प्लान क्लियर है कि मुझे क्या करना है, आज शाम तक मुझे क्या क्या लक्ष्य हासिल करने हैं, या आपको ये पता है कि आपके जो विभाग है, आपके जो सीनियर अधिकारी, उनकी आपसे अपेक्षाएं क्या है, उसको आप अगर प्रॉपर तरीके से जज कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा ऐसा डिफिकल्ट काम है कि आप व्यक्तिगत जीवन में और इस जीवन में सामंजस्य नहीं बिठा पाए। जी सर। सर, कोई अंतिम संदेश अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप विद्यार्थियों को देना चाहें? अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहली लाइफ में जो चीज है वो पॉजिटिविटी है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप हर जगह सफल हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि योजनाबद्धता और लगातार प्रयास, ये दो चीज जिसने अपने जीवन में अपना ली तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होगा। जी, थैंक यू सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया और सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप इंतजार करें, हम आपके सामने उपस्थित होंगे जल्दी ही।